मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं 15 मिनट की बायोलॉजी। अभी से आने वाले 15 मिनटों में हम लोग 10वीं क्लास के बायोलॉजी के इस चैप्टर को देखने वाले हैं जिसका नाम है उत्सर्जन। उत्सर्जन 10वीं क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इससे दो क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में पूछे जाते हैं, मतलब 5-5 नंबर के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम वृक्क की संरचना को समझ लें। उसके बाद हमें वृक्क की कोशिका, जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, उसकी संरचना को भी समझना होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उत्सर्जन है क्या। उत्सर्जन का अर्थ होता है कि आपके शरीर में कुछ ऐसे भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका आपके शरीर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक होता है। ठीक, जो प्रक्रिया होती है बाहर निकालने की, उस प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। अर्थात चाहे पेड़ पौधे हों चाहे मानव हो, सब में उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। हमारे अंदर कौन कौन से पदार्थ बनते हैं? इन सभी चीजों को, जैसे मल मूत्र पसीना CO2, ये सब हमारे शरीर के भीतर के अपशिष्ट पदार्थ हैं। इन सब की चर्चा हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो जैसे हेडिंग दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है उत्सर्जन है। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है या उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये उत्सर्जन की परिभाषा हो गई। अब आता है कि सर उत्सर्जन किस किस पदार्थ का होता है। तो उत्सर्जन होता है सबसे पहले CO2 का, पसीना का, मल का, मूत्र का। ये हमारे शरीर से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। जो देखिए, उत्सर्जन में और उत्सर्जी पदार्थ में अंतर होता है। जो प्रक्रिया होती है उसे उत्सर्जन कहते हैं, और जो पदार्थ आपके शरीर से बाहर निकलते हैं उन्हें उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। अब आप यहाँ देखिए कि ये हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं जिस उत्सर्जन का, तो ये मल मूत्र CO2 पसीना, इन सबसे विशेष रूप से हम पढ़ने वाले हैं मूत्र का। ये प्रोटीन के पाचन से, हमने पाचन चैप्टर पहले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोटीन के पाचन से हमें अमीनो अम्ल की प्राप्ति होती है और अमीनो अम्ल से कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो उन्हें हमारे खून से अलग करने का काम कौन करता है? वृक्क करता है। और वृक्क, जिसे इंग्लिश में किडनी कहा जाता है, और उस वृक्क के काम को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। यहाँ ध्यान दीजिए। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग जो हमने देख लिया, अमीनो अम्ल से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक होते हैं। अब हम लोग देखने वाले प्रमुख उत्सर्जी अंग आपके शरीर का कौन सा है। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है हमारे शरीर का वृक्क है, यानी किडनी। अब पादप में उत्सर्जन, पौधे भी हमारी तरह कुछ उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं, जैसे CO2, O2। जैसे आपने पढ़ा था कि दिन में वो O2 निकालते हैं और CO2 लेते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो और रात में जब श्वसन क्रिया करते हैं तो वो भी हमारी तरह O2 लेते हैं, मैंने ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ये उनका दोनों का, तो उसका उत्सर्जन वो अपने रंध्रों के द्वारा कर देते हैं। और सूखी पत्ती और डाली, सूखी पत्ती और डाली जो होती है वो उनसे टूट कर गिर जाती है। गोंद, गोंद क्या होता है? जो मतलब पेड़ों से कभी कभी पेड़ का कोई हिस्सा कट जाता है तो उससे एक उत्सर्जी पदार्थ निकलता है जो चिपचिपा होता है, गोंद की तरह काम करता है, उसे यहाँ लिखा गया है। लैटेक्स, लैटेक्स आप नहीं जानते होंगे। लैटेक्स कहा जाता है जब आप कुछ ऐसे पौधे देखेंगे जिनकी पत्तियां जब टूटती हैं, डालियां टूटती हैं, उसमें दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उसी को लैटेक्स कहा जाता है। तो ये पादप के उत्सर्जी तंत्र हो गए। इसमें से एक वाष्पोत्सर्जन इंपॉर्टेंट है। वाष्पोत्सर्जन क्या है उसको मैंने पीछे की वीडियोस में करवा दिए हैं, मतलब जब हम लोग श्वसन पढ़ रहे थे तब हमने करवा दिया। और सबसे प्रमुख है हमारा मानव में उत्सर्जन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी होता है, वृक्क। अब मानव में 2 जोड़ा वृक्क पाया जाता है। नीचे का कुछ भाग आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा है, मैं इसको समझाता हूँ। लेकिन मानव में 2 जोड़ा वृक्क पाया जाता है। तो ये 2 जोड़ा वृक्क जो होता है वो सेम का बीज, सेम देखे हैं, है ना? तो सेम के बीज के आकार का होता है ये। और इसमें 2 नलियां आपको जुड़ी हुई दिखाई दी। एक को मैंने कलरफुल पार्ट मान लिया है और एक को मैंने प्लेन छोड़ दिया है। तो जो कलर्ड भाग है ये, ताकि 2 ठो दिखाई दे आपको बस। और इस हिस्से में ही मैंने ड्रॉ किया है, इसको मैंने खाली छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि
थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, इसीलिए मैंने एक तरफ बना लिया। आप जब परीक्षा बनेगा दोनों ओर बनाइएगा। तो ये हमारा है महाधमनी। महाधमनी जो कलरफुल पार्ट है, महाधमनी है। महाधमनी के माध्यम से सबसे पहले एक नली वृक्क में प्रवेश करती है, माफ कीजिएगा, तो महाशिरा, मैंने गलती से महाधमनी कर दिया। महाशिरा के माध्यम से एक नली आपके वृक्क में प्रवेश करती है, और वो जिस मतलब जो पतली नली जो प्रवेश करती है उसे हम लोग कहते हैं वृक्क धमनी। सब महाशिरा में से वृक्क धमनी, हाँ, महाशिरा में से वृक्क धमनी निकलता है। जो गंदा खून आप जानते हैं, गंदा खून कहने मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जो बनता है वो मतलब शिरा के माध्यम से जाता है, और जो ऑक्सीजन वाला खून होता है वो धमनी के माध्यम से जाता है। लेकिन हम लोगों ने हृदय में एक अपवाद पढ़ा था, एक हमने फेफड़े में पढ़ा था। तो फेफड़े में मतलब हमारे हृदय से फेफड़े तक ज्यादा वहां अपवाद होता था, ये भी अपवाद है। यहाँ CO2 वाला खून बहता है, लेकिन इसको हम लोग वृक्क धमनी कहते हैं। तो महाशिरा से वृक्क धमनी के माध्यम से हमारे किडनी में मतलब हमारे वृक्क में खून प्रवेश करता है, और यहाँ से साफ हो जाता है, मतलब नाइट्रोजन युक्त पदार्थ इसमें निकल जाते हैं, और फिर ये वृक्क शिरा के माध्यम से महाधमनी में जाता है, और महाधमनी से पूरे शरीर में फैला दिया जाता है। जो गंदे पदार्थ होते हैं उन्हें पतली नली, दोनों में आपको आते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये पतली नली के माध्यम से, इसको हम लोग कहते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में इकट्ठे हो जाते हैं, जहां से वो समय समय पर मतलब हमारे शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। ये हमारी संरचना थी मानव में उत्सर्जन की। यहाँ पे ये खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन की संरचना। अब हम लोग इस वीडियो के अंतिम भाग में आ गए हैं। हमारे वृक्क के अंदर खून साफ कैसे होता है इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारे वृक्क के अंदर मतलब हजारों ऐसी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो हमारे खून को साफ करती हैं, मतलब हमारे खून से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ निकालती हैं। वे कोशिकाएं कैसी होती हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृक्क की कोशिका का सचित्र वर्णन करें, तो इसको नेफ्रॉन करते हैं। वृक्क की कोशिका का नाम नेफ्रॉन है, और ये नेफ्रॉन में सबसे पहले एक कप जैसी आकृति पाई जाती है, इसको हम लोग उमन संपुट करते हैं। उमन संपुट के ऊपर कोशिका गुच्छ होता है, कोशिकाओं मतलब रक्त वाहिनियों का गुच्छ होता है। तो मतलब हमारे नसों का जाल बिछा होता है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस के माध्यम से खून आता है और ये उमन संपुट में आता है। उमन संपुट चाय छन्नी जैसा काम करता है, चाय छन्नी जैसे मतलब चाय पत्ती को अलग कर देता है चाय से, वैसे ही ये भी हमारे खून से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अलग करता है। खून को ऊपर रख लेते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नीचे चले जाते हैं। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नीचे आके इस नली के माध्यम से यहाँ आते हैं। इस नली को आप देखेंगे नीचे बहुत लंबा भाग होता है, ये जरूर बनाइएगा। इसको हम लोग हेलने का चाप कहते हैं, और हेलने के चाप के माध्यम से ये मूत्रवाहिनी में प्रवेश कर जाता है, और मूत्रवाहिनी से वही मूत्राशय में, और वहां से हमारे पूरे शरीर में फैला दिया जाता है। ये हो गई हमारी नेफ्रॉन की संरचना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट इस टॉपिक को एक और बात कि हमारे कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हमारे मूत्र का कितना % भाग जल होता है, तो मूत्र का 96% भाग जल होता है ना, ये याद रखिएगा। अगला ये हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है, तो हीमोडायलिसिस कहते हैं कई बार आदमी का दोनों वृक्क खराब हो जाता है, तो जब तक उसके शरीर में अगला वृक्क कहीं से मतलब जैसे मान लो कि आपका एक किडनी खराब हो जाए, दूसरा किडनी काम करता है, दूसरा किडनी भी खराब हो जाए, तो क्या हो जाए, बाहर से किडनी लगाना पड़ता है, तब मर जाएंगे, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नहीं निकलेगा। तो जब तक दूसरे किडनी का व्यवस्था होता नहीं तब तक उस आदमी को जिंदा रखने के लिए क्या किया जाता है, उसको हीमोडायलिसिस मशीन से जिंदा रखा जाता है। हीमोडायलिसिस क्या होता है, एक ऐसा मशीन होता है जो कृत्रिम वृक्क होता है। आपके शरीर के किसी भाग से, हाथ से, पैर से, गले से, कहीं से भी 2 ठो नस निकाल लिया जाएगा, एक धमनी और एक शिरा, और दोनों को उससे जोड़ दिया जाता है। वही शिरा के माध्यम से नाइट्रोजन वाला खून उसमें जाएगा, उसको साफ करके वो धमनी के माध्यम से फिर आपके शरीर में भेज देगा। ये टेम्पररी है। सर फिर तो वृक्क के अभाव में लोग मरते क्यों है बाबू, ये भी बहुत महंगा होता है, इसका इलाज भी बड़ा महंगा होता है, इसलिए लोग मर जाते हैं। दूसरी बात, गरीब कहाँ से लाएगा उतना खर्चा, और दूसरी बात कि मान लो कोई अमीर है और हीमोडायलिसिस लगा के जिंदा भी है, तो वो कब तक जिएगा, मतलब बिस्तर पे पड़े पड़े कोई कब तक रह सकता है, वैसे जीवन का भी क्या लाभ होता है। तो ये टेम्पररी मतलब इसका सोल्यूशन है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई उपकरण नहीं बना है जो हमारा वृक्क खराब हो जाने के बाद उस पर कृत्रिम रूप से लगाया जा सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।